हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है फूल परी के जादुई फूल के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में अंजलि और पायल नाम की दो बहनें रहती थीं। दोनों बहनों में अंजलि बड़ी बहन थी और पायल छोटी। अंजलि पायल के बड़े पापा की बेटी थी। वो जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता की किसी एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अंजलि को बचपन से ही उसके चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया था। अंजलि की चाची भी नहीं थी। अंजलि पायल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो घर का सारा काम खुद ही किया करती थी। वो पायल से कोई भी काम नहीं करवाती थी। अगर पायल के पिता पायल को कोई काम बताते तो वो काम भी अंजलि ही कर दिया करती थी। अंजलि के लाड प्यार ने पायल को बहुत बिगाड़ कर रखा था। वो कोई भी काम नहीं करती थी और तो और किसी से ठीक से बात भी नहीं करती थी। ऐसे ही एक सुबह अंजलि के चाचा पायल को आवाज लगाते हैं। बेटा पायल, पायल, जरा चाय तो लेकर आना। अंजलि के चाचा चाय पायल से मंगवाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि चाय लेकर अंजलि आई है। ये देखकर अंजलि के चाचा बोलते हैं, अरे अंजलि बिटिया, अच्छा हुआ तू ही आई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन पायल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही कहीं। चाचा जी, वो रात को लेट सोने की वजह से पायल की नींद पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वो सो रही है। अच्छा, बेटी, वैसे कल तुम्हें और पायल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तुम्हें बचपन से पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया है। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा दूं। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है बेटा? आपको जैसा सही लगे चाचा जी। अच्छी बात तो ये है कि वो दोनों सगे भाई हैं। मेरी दोनों बेटियां एक ही घर में जाएंगी। मेरे लिए भला इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। कल तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना और पायल को भी तैयार कर देना। जी चाचा जी, ठीक है। अगले दिन अंजलि और पायल को देखने लड़के वाले आते हैं। अरे भाई साहब, अपनी दोनों बेटियों को तो बुलाइए। जी, अभी बुलाता हूँ। अंजलि के चाचा अंजलि और अपनी बेटी पायल को बुलाते हैं। जी, ये मेरी बड़ी बेटी अंजलि है और ये मेरी छोटी बेटी पायल। दरअसल अंजलि मेरे बड़े भाई की बेटी है। जब ये बहुत छोटी थी तभी इसके माता पिता की किसी दुर्घटना में मौत हो गई थी, तो बचपन से अंजलि को पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया है। जी, आपकी दोनों ही बेटियां मुझे बहुत पसंद आई। बेटा, तुम दोनों बताओ, क्या तुम्हें पसंद है? जी माँ। और रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर कुछ ही दिनों में अंजलि की शादी बड़े भाई करण और पायल की शादी छोटे भाई अर्जुन से हो जाती है। शादी के बाद पायल और अंजलि की सास कमला देवी ने बहुत सारे रीति रिवाज किए। फिर शादी के 2 दिन बाद अब बस एक ही रस्म बची है, फूल परियों को बहुओं के हाथ का खाना खिलाना। दरअसल बेटा, एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तब फूल परियों ने अपने जादुई फूलों से मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ। अच्छा, लेकिन ये रस्म कब होगी माँ? सोच रही हूँ कि कल ही रखूँ। सुनो बहू, तुम दोनों को कल अपने हाथों से अच्छा खाना बनाना है। अगर उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आया तो खुश होकर फूल परियां तुम्हें जादुई फूल देंगी। जी माँ जी, हम कर लेंगे। फूल परियों को खाना खिलाना था, इसलिए उस दिन अंजलि जल्दी से उठ गई और नहा धोकर रसोई में गई और उसने काम करना शुरू कर दिया।
पायल बहुत देर बाद उठी और अंजलि के पास जाकर बोली, दीदी आप तो जानती हैं मुझसे ये सारे काम नहीं होते। क्या जरूरत थी सासू माँ को इन फूल परियों को बुलाने की? ऐसे मत बोलो पायल, वो फूल परियां हैं। कोई बात नहीं, तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं सारा खाना खुद ही बना लूंगी। अंजलि हमेशा की तरह पायल को कुछ नहीं कहती। पायल अपने कमरे में गई और बैठकर मेकअप करने लगी और इधर बेचारी अंजलि अकेले ही सारा काम करती रही। 3-4 घंटे बाद उसका सारा काम खत्म हुआ। तभी रसोई में अंजलि की सास आई और उन्होंने कहा, अरे बहू तुम यहाँ हो, पायल बहू कहाँ है? तुमने अकेले ही बनाया है क्या सारा खाना? नहीं माँ जी, पायल अभी अभी गई है कमरे में तैयार होने के लिए। अंजलि पायल की हर गलती छुपा लिया करती थी। थोड़ी ही देर में कमला देवी ने 2 फूल परियों का स्वागत किया। आइए आइए, यहाँ बैठिए। अरे बहू, फूल परियां घर पर पधार चुकी हैं। कमला देवी की आवाज सुनकर पायल तुरंत रसोई में गई और अपनी बहन के साथ मिलकर फूल परियों को खाना परोसने लगी। खाना परोसने के बाद, फूल परियों खाना शुरू कीजिए। उसके बाद फूल परियों ने खाना शुरू किया। उनका खाना हो जाने के बाद फूल परियों ने कहा, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, किसी ने पूरी लगन और निष्ठा से बनाया था। हाँ, मेरी दोनों बहुएं सुबह से ही मेहनत कर रही थी बेचारी। कमला देवी की बातें सुनकर दोनों फूल परियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वो बोली, तो फिर इनाम भी इन्हें इनकी मेहनत के हिसाब से ही मिलना चाहिए। फूल परी ने जादू से 2 फूल प्रकट किए। उन्होंने एक फूल अंजलि को दिया और दूसरा फूल पायल को। उसके बाद दूसरी फूल परी ने कुछ मंत्र पढ़े। उनके मंत्र पढ़ते ही वहाँ जादू हुआ और अंजलि के हाथ में रखे फूल से तेज रोशनी चमकने लगी और अंजलि बहुत सुंदर बन गई और उसके हाथों में खजाने का बक्सा भी था। और वहीं पायल एकदम कोयले जैसी काली हो गई। ये सब देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तभी कमला देवी से रहा नहीं गया और उसने कहा, अरे ये क्या हो रहा है? दोनों फूल परियां जोर जोर से हंस रही थी। कमला देवी, ये तुम्हारी बहू की मेहनत का फल है। कमला, तुम्हारी सिर्फ एक बहू ने ही सारा खाना बनाया था और दूसरी सिर्फ मेकअप करने में बिजी थी। कमला देवी गुस्से से पायल की तरफ देखने लगी। तभी पायल बोली, फूल परी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, इस बार हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। दूसरों की प्रशंसा लूटना अपराध है। फूल परियों ने अपना जादू उलट दिया और पायल वापस पहले जैसी हो गई और उसको अपनी गलती का भी एहसास हो गया। अब पायल बिना आलस दिखाए घर के सभी कामों में अपनी बहन का हाथ बटाने लगी और सब खुशी खुशी रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है, उजालापुर नाम के एक गाँव में शांति देवी अपने 3 बेटों और 2 बहुओं के साथ रहती थी। बड़ा बेटा जिसका नाम रवि था और मंझला बेटा जिसका नाम युवराज था और सबसे छोटे बेटे का नाम संजू था। रवि की पत्नी का नाम प्रेरणा और युवराज की पत्नी का नाम आरोही था। प्रेरणा बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसकी खूबसूरत सी आँखें और घने सुंदर बाल उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगाते थे, इसलिए उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वहीं आरोही के चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे थे और उसका रंग काला होने के कारण
आरोही को अपने काले रंग के लिए ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते थे। प्रेरणा बहू, सारी साड़ियाँ ही बहुत सुंदर हैं और तुम तो जो भी रंग पहनोगी वही रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे गोरे रंग पर तो सारे कपड़े जचते हैं। तो और क्या, संजू भी तो दिखने में गोरा और सुंदर है, बिल्कुल अपने बाबूजी पर गया है। दोनों सास बहू आपस में बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर आरोही आती है और कहती है, भाभी जी, ये मैंने साड़ी कल संजू भैया की शादी में पहनने के लिए सोची है, कैसी है ये? अरे तुम कुछ भी पहनो, तुम्हारे काले रंग पर मिलकर तो सभी रंग फीके पड़ जाते हैं। कपड़े तो प्रेरणा बहू पर जचते हैं, कुछ भी पहने सबसे अलग ही लगती है। शांति देवी की ये सारी बातें आरोही हमेशा तो चुपचाप सुन लिया करती थी, लेकिन आज उसको ये सारी बातें बहुत ज्यादा चुभती हैं और वो रोते हुए कहती है, मम्मी जी, आपके मानने या ना मानने से क्या होता है, हूँ तो मैं आपकी ही बहू। पर मम्मी जी, मैं खुद तो इस घर में नहीं आई थी, आप मुझे बहू बनाकर खुद इस घर में लेकर आई थी। लेकिन उस वक्त तो आपको मेरे पिताजी की धन दौलत नजर आ रही थी जो उन्होंने आपको दी थी। उस वक्त तो आपको मेरा रंग, मेरी सूरत दिखाई ही नहीं दी। मैं इस घर में नौकरानी की तरह रात दिन काम करती हूँ ताकि आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ले, लेकिन आप मुझे अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगी, चाहे मैं आपके लिए जान भी क्यों न दे दूँ। ऐसा कहकर आरोही रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तभी प्रेरणा कहती है, मम्मी जी, मैं तो आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अब देवर जी की शादी में इस बदसूरत को शामिल मत होने देना, नहीं तो ये पूरी शादी का मजा खराब कर देगी। आरोही अपने कमरे में आकर जोर जोर से रोने लग जाती है। शांति देवी की आदत थी कि वो अपनी बड़ी बहू प्रेरणा और छोटी बहू आरोही दोनों में फर्क करती थी। अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी भी इस घर की अच्छी बहू होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी प्रेरणा भाभी को इतना सम्मान मिलता है और मुझे इतना नीचा दिखाया जाता है। अगले दिन सब शादी में पहुंचते हैं कि तभी, प्रेरणा भाभी, मेरी एक हेल्प कर दो। मेरी शादी की फोटो लेते वक्त आरोही भाभी कैमरे में ना आ पाए, नहीं तो मेरी शादी की सारी फोटो और वीडियो खराब हो जाएगी। चिंता मत करो देवर जी, मैं उसे आपकी घोड़ी के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर आरोही आ जाती है। प्रेरणा भाभी, वो बुआ जी ने देवर जी के लिए काजल भेजा है, वो देवर जी लगा लेते तो अच्छा होता। प्रेरणा भाभी, मेरे लिए एक गिलास पानी मंगवा देती तो अच्छा होता। आरोही, जरा देवर जी के लिए एक गिलास पानी तो ले आओ। आरोही को पानी के लिए भेजकर प्रेरणा बारात की सभी रस्म पूरी करके सब रिश्तेदारों के साथ फोटो खिंचवा लेती है। इतनी देर में आरोही वापस आ जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। सुनिए जी, मेरे पैरों में थोड़ा दर्द है, मैं बारात के साथ चल नहीं पाऊंगी। मैं सोच रही थी कि गाड़ी में ही बैठ जाती हूँ। ठीक है आरोही, तुम गाड़ी में ही बैठ जाओ। आरोही अपनी नम आँखों को छुपाकर गाड़ी में बैठ जाती है। अब तो आरोही रोजाना इन सब बातों से बहुत ज्यादा दुखी रहने लगती है। फिर एक दिन, माँ जी, सभी सब्जियाँ खत्म हो गई हैं, मैं जरा बाजार से सब्जियाँ लेकर आती हूँ। ठीक है, तू जाकर बाजार से सब्जी लेकर आ। हाय हाय, सुबह सुबह किस मनहूस का मुंह देख लिया, अब मेरा पूरा दिन खराब बीतेगा। आरोही घर से सब्जी लेने के लिए निकल जाती है। आरोही रोज रोज के ताने सुनकर अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मैं बाजार भी निकलती हूँ, पर वापस घर जाकर
दोबारा सबके ताने सुनने की अब हिम्मत नहीं बची मुझ में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। इतना कहकर आरूही जोर जोर से रोने लगती है। उस समय वहाँ से रानी परी जा रही थी। वो आरूही को रोता हुआ देख लेती है। वो रानी परी आरूही के पास आकर बोलती है, तुम क्यों रो रही हो आरूही? मुझे बताओ क्या हुआ है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं किया, फिर भी सभी मेरे काले रंग को लेकर मुझे चिढ़ाते हैं। मेरी सास और जेठानी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करती। अब आप ही बताइए, इसमें आखिर मेरी क्या गलती है? इतना कहकर आरूही सारी कहानी परी को बताती है। तुम अपने घर का सारा काम करती हो, पर फिर भी तुम्हारी सास तुम्हें पसंद नहीं करती। बस इतनी सी बात है ना? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर रानी परी एक मंत्र पढ़ती है, काली से गोरी कर दूंगी मैं तुम्हारी काया, नाम है मेरा छाया। रानी परी के इतना बोलते ही वहाँ पर एक जादुई आईना प्रकट हो जाता है। तुम्हें अपना काला रंग पसंद नहीं है ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें इस जादुई आईने में भेज देती हूँ। परी आरूही को उस जादुई आईने में भेज देती है और कुछ देर बाद वो उसे वापस बुला लेती है। और देखते ही देखते आरूही का काला रंग बिल्कुल गायब हो जाता है और आरूही बहुत ही गोरी बन जाती है और बेहद खूबसूरत लगने लगती है। अरे ये मैं हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं इतनी सुंदर बन गई। अब तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। सासू माँ और जेठानी तो मुझे देखते ही रह जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। रानी परी के जादुई आईने से गोरा रंग पाकर आरूही बहुत खुश हो जाती है। सारे मोहल्ले वाले भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और सभी मन ही मन बात करते हैं, अरे ये शांति देवी की बहू आरूही है ना? ये इतनी सुंदर बन गई। इसका रंग तो बहुत काला था पहले, ये तो बहुत ही गोरी हो गई, जैसे अभी दूध से नहा कर आई हो। सचमुच बहन, मानो ये तो चांदी जैसी गोरी हो गई है, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। पहले तो ये कोयले जैसी काली थी, परंतु अब हीरे जैसी चमक रही है। आरूही घर के अंदर जाती है, तभी उसकी सास कहती है, कहो बेटी, किससे मिलना है तुम्हें? अरे ये इतनी सुंदर औरत कौन है, जरा देखो तो। माँ जी, मैं आपकी बहू आरूही हूँ। अरे बहू, तू इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? माँ जी, ये सब तो बस मेरे अच्छे कर्मों का फल है और कुछ नहीं। इतना कहकर आरूही खुशी खुशी वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन के बाद से आरूही बहुत खुश रहने लगती है। कुछ दिनों बाद आरूही ने एक अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। आरूही के अचानक गोरे होने के कारण आरूही का वो ब्यूटी पार्लर बहुत ही तेजी से चलने लगा और उस दिन के बाद से आरूही अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी।